हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा जनरल इलेक्टिव की बात होगी तो हमने बेसिकली 1 2 3 लेक्चर्स इस पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो आज हम चौथा लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पहला यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। देखो, हमने पहले पर्सपेक्टिव हमने आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताई। साइकोलॉजी में बहुत सारे डेफिनेशन है। साइकोलॉजी का बहुत एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किए मेजर पर्सपेक्टिव जो आपके सिलेबस में है। हालांकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो वो पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल जाके ना उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा। हमने कुछ पर्सपेक्टिव्स के बाद हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, फंक्शनलिज्म पढ़ा, साइकोडायनेमिक्स पढ़ा। आज हम बिहेवियरिज्म, ठीक है, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, सारे पर्सपेक्टिव्स इंशाल्लाह हम कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर हो सके तो आज ये सारा चैप्टर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है? देखो, इसमें टारगेट आपको क्या बनाना है। सिंस जो पहला चैप्टर है इसमें आपको साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ पढ़ना है। वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। या वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि साइकोलॉजी का रिलेशन बाकी सब्जेक्ट से, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। या वहां पे क्वेश्चन आ सकता है इज साइकोलॉजी अ साइंस और इट इज अ सोशल साइंस। इस पर भी हमने बात की है। तो वो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हम आपको डायरेक्टली इंशाल्लाह मतलब स्क्रीन पे ले जाते हैं। मैं डायरेक्टली नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं। तो चले बेटा, कोई बात नहीं, हम आपके साथ डायरेक्टली नोट्स ही शेयर करते हैं। आप फिर वीडियो को पॉज करो, फिर ये नोट्स को अच्छे से पॉइंट को लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। मैंने हालांकि नोट्स में मैंने थोड़ा ही पैसा आपको देना था, जस्ट 62 में वो आपको परचेज करना था, बट कोई नहीं, आप लोगों ने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको डायरेक्टली अब स्क्रीन पे ले जाते हैं, स्क्रीन पे शो करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पढ़ना क्या है। हम पर्सपेक्टिव्स तो हम आपको नहीं बताएंगे, पर्सपेक्टिव्स नहीं बताएंगे, मतलब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे पर्सपेक्टिव्स की बात हमने ऑलरेडी की है। उसके बाद पर्सपेक्टिव्स के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट होगा कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो ये भी हम बात करेंगे। इसमें फोकस क्या रहेगा? वो भी एक पेज खाली है कि साइकोलॉजी किस तरह डेवलप हुई। सबसे पहले खाली सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1915 में, एंड द पर्सन दैट वाज एसोसिएटेड विद दैट इज डॉक्टर एन सेन गुप्ता, फिर जी बोस एटसेट्रा 1922। फिर फुल फ्लज डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ऐसी ही चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि हाउ साइकोलॉजी वाज डेवलप्ड इन इंडिया। तो आज कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पे आपको साइकोलॉजी मिल रही है या जहां पे आपको साइकोलॉजी के कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एंड नंबर नेक्स्ट जिसमें आपको ये देखना है कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये भी आ सकता है बेटा। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आपको देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट व्हाट यू हैव टू रीड इन साइकोलॉजी, आपको पढ़ना क्या है। तो इसमें हम स्कोप में हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, राइट? ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, सपोर्ट साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। बहुत सारे साइकोलॉजी के ब्रांचेस हैं। एक एक टर्म में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो ये टारगेट रहेगा इस वाले चैप्टर में। एंड नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा कि रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, लाइक फिलॉसफी और साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है, साइकोलॉजी और एजुकेशन में, साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स में, साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में। ये सारी चीज़ों को हम रिलेशन दिखाएंगे किसके साथ बेटा? साइकोलॉजी के साथ। तो ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है। नंबर नेक्स्ट, जो हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जो एट वर्क है। फॉर एग्जांपल काउंसलर, वो भी साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल, वो भी साइकोलॉजिस्ट,
साइकेट्रिस्ट वो भी साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं बेटा, हम आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ले जाते हैं, डायरेक्टली हम आपके साथ स्लाइड्स शेयर करते हैं, ठीक है। और हाँ माय डियर, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ, अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए, अभी आपके पास 8-10 दिन है। इफ़ अगर आप फिर भी चाहते हो कि नोट्स भी अगर हो तो अच्छा खास मतलब हेल्प मिल सकता है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और यू कैन डायरेक्टली परचेज योर नोट्स फ्रॉम माई ऐप शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। जस्ट इट कास्ट अस 62 रुपीज़। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। थैंक यू। चले बेटा। हाँ जी बेटा, तो कल हमने पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे, तो आज हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव है, यहाँ आप स्कूल भी बोल सकते हो, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखो, सबसे पहली बात जो है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है ये जे.बी. वाटसन ने दिया है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, यही फाउंडर है बिहेवियरिस्टिक स्कूल का। तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे साइकोलॉजी का मतलब क्या है, देखिए, हिज व्यू रिगार्डिंग बिहेवियरिज्म आर क्वाइट contrary to the views propagated by structuralism। तो behaviorism as the name implies studies the behavior of an organism। तो यहाँ पे देखो, अच्छी बात समझना है कि behaviorism यहाँ पे एक्सटर्नल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है। यानी ये बिहेवियरिज्म का कहना है कि साइकोलॉजी को हम तब स्टडी करेंगे जब आप इंसान का एक्सटर्नल बिहेवियर स्टडी करोगे। इंसान के अंदर इंटरनल बिहेवियर हम स्टडी नहीं कर सकते। तो बिहेवियरिस्ट का मानना है कि हम साइकोलॉजी में खाली एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं, इंटरनल बिहेवियर नहीं होता है। ये किसका कहना है? बिहेवियरिज्म का। तो बिहेवियरिज्म एज द नेम इम्प्लाइज स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिहेवियरिज्म एज ए मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर फोकस इट्स अटेंशन ओनली ऑन, देखिए, ओवर्ट बिहेवियर और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है, ये साइकोलॉजी को कैसे स्टडी करते हैं, जब आप किसी इंसान का बिहेवियर स्टडी करते हो, लेकिन कौन सा बिहेवियर? ओवर्ट बिहेवियर, और जो हम दिखाई, जो बिहेवियर किसी को दिखाई दे, तो दैट इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वाटसन, बिहेवियरल एक्ट्स आर टू बी डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। जब हम आपको स्टिमुलस देंगे, आप मुझे रेस्पॉन्स दोगे, तो जितने रेस्पॉन्सेज आप मुझे दोगे वो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं बिहेवियर। और ये साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी है, इसका कहना है कि वो क्या, सिगमंड फ्राइड माइंड को एनालाइज करता है, लेकिन बिहेवियरिज्म जो है ना, ये माइंड को नहीं मानते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो चले बेटा, इसी तरह हमारा दूसरा स्कूल है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ेंगे, गेस्टाल्ट स्कूल। देखो, जब भी आप गेस्टाल्ट स्कूल साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना, इसके 3 कोर मेंबर्स हैं। वन इज़ मैक्स वर्दीमेयर, कर्ट कोफका, वोल्फगैंग कोहलर, एंड उसके साथ और एक एसोसिएट था, दैट इज़ कर्ट लेविन। तो ये देखो, गेस्टाल्ट स्कूल जो है, इट इज़ एक्चुअली द रिएक्शन अगेंस्ट बिहेवियरिज्म एंड फंक्शनलिज्म। तो इंपॉर्टेंट मेंबर्स मैंने आपको बताए। अब ये जो वर्ड गेस्टाल्ट है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, और इन सिंपल वर्ड्स एन ऑर्गेनाइज्ड होल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो जब भी आप बिहेवियर को स्टडी करोगे, यू विल स्टडी द बिहेवियर एज अ होल, नॉट इन पार्ट्स एंड नॉट इन बिट्स, राइट। तो इनका अकॉर्डिंग टू it, an individual perceives a thing as a whole and not as a mere collection of constituents। तो देखिए, Gestalt psychology uses the term insight to describe the type of human behavior। Insight means perception of the human as a whole। तो whenever you are perceiving the human, you will perceive the human as a whole, not in parts। तो ये इनका कहना है। तो साइकोलॉजी, Gestalt स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का क्या कहना है कि परसेप्शन इंसान हमेशा इन टर्म्स ऑफ होल करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स। तो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना आप आराम से लिख सकते हो। देखो, साइको एनालिटिकल स्कूल कल ही हमने आपको एक्सप्लेन किया, ये मैंने बड़ा चढ़ा के बोला था। तो यहाँ देखो, इसने अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड के बारे में कहा था, एदिगो सुपर ईगो, ये भी हमने कहा। साइकोसेक्सुअल सी में ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे खाली मैंने मेंशन किया है। इस तरह और एक स्कूल आप देख सकते हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव या कंस्ट्रक्टिव।
हमेशा याद रखना, जब भी कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव स्कूल आएगा आपको जीन पियाजे और वाइगॉस्की याद रखना है। तो दीज आर द टू पर्सनैलिटीज who had developed this school of psychology। तो याद रखना, according to this school of thought it studies all about man's thinking, memory, language, perception, imaginary and other mental process। देखो ये बहुत ईजी है, अगर वहाँ पे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आ गया तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम इंसान की मेंटल एबिलिटीज़ को स्टडी करते हैं, इंसान क्या सोचता है, इमेजिनेशन, मेमोरी, जो भी चीज़ें माइंड के साथ जुड़ी होती है ना, तो वो हम स्टडी करते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में। अनदर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट आर टोटली अपोज टू स्टिमुलस। ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को नहीं मानते हैं। स्टिमुलस और देखिए स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, जब आप स्टिमुलस देते हो तो ये आपके दिमाग में चला जाता है, फिर जाके आप रेस्पॉन्स देते हो, तो दिमाग के अंदर क्या हो जाता है, ये काम ही है किनका, कॉग्निटिव का। तो ये ना ही स्टिमुलस को मानते हैं ना ही रेस्पॉन्स को मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं किसको, कि अंदर से दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का यही काम है। तो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट व्यू ह्यूमन बींग्स एंड actively constructing their minds through exploration into physical and social world. This view called constructivism, it mainly suggested by Vygotsky। अगर हम कॉग्निटिव देखिए भाई, अगर हम कॉग्निटिव की बात करेंगे, कॉग्निटिव में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है जीन पियाजे का। अगर अब एक इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, दिमाग लड़ाता है और फिर वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए बेटा आपको वाइगॉस्की को याद रखना है। तो ये दो स्कूल्स है, ठीक है। अनदर आप देख सकते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है कार्ल रॉजर्स और इब्राहिम मास्लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हर किसी इंसान में फंडामेंटल नीड्स होते हैं, हर किसी इंसान को अपने अपने नीड्स होती हैं। अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं होंगे तो इंसान में बहुत सारी एंग्जाइटी, परेशानियां होंगी, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हर कोई इंसान चाहता है कि मैं एक फुली फंक्शनल पर्सन बनूं। फुली फंक्शनल पर्सन बनने के लिए आपके नीड्स को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही काम किस तरह, कैसे नीड्स को फुलफिल किया जाए और कैसे एक इंसान वाकई इंसान बने, तो ये काम किनका है, स्टडी करना ह्यूमनिस्टिक का। तो देखिए आप आराम से देख सकते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में this was contribution of this, okay, they emphasized free will of human being and their nature striving to grow and unfold their inner potential। this school gives more value of human beings। इसमें आपको ये इब्राहिम मास्लो की थ्योरी भी लिखने हैं, हालांकि मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि हर किसी इंसान में बेटा एटलीस्ट 5 नीड्स होते हैं। 1 is physiological need, then is safety need, then is love need, and then is self-esteem need, and last is self-actualization need। ये सारे नीड्स अगर इंसान में फुलफिल नहीं होंगे तो वो वाकई एक इंसान नहीं बन सकता। हर कोई इंसान चाहता है कि मेरे सारे नीड्स फुलफिल हो जाए और एक मैं पोटेंशियल मैन बन जाऊं। तो यही माना है किस स्कूल का, ह्यूमनिस्टिक स्कूल का। तो ये थे बेटा पर्सपेक्टिव्स। और एक पर्सपेक्टिव है सोशो कल्चरल। देखिए इंसान जो है, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ मैन के पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर भी इंसान को स्टडी बिहेवियर पे इफेक्ट करेगा। इंसान की फैमिली कैसी है, मदर का रोल, फादर का रोल, स्कूल का रोल, फ्रेंड्स का रोल, ये सारी चीज़ें इंसान के बिहेवियर पे असर करती है। तो जब आप सोशो का कल्चर, जिस कल्चर में आप रहते हो, जिस कल्चर में आपने जन्म लिया, वो कल्चर कैसा है, कल्चर के इम्पैक्ट होता है हर किसी बिहेवियर में। तो कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर कैन डिटरमाइन वन इज बिहेवियर, फैमिली कैन डिटरमाइन द बिहेवियर, फ्रेंड्स कैन डिटरमाइन द बिहेवियर। तो देयर इज़ अ वेरी ग्रेट रोल। आज आप देखते हो ना कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। मोबाइल फ़ोन से कितनी खराबियाँ हुई हैं हमारे समाज में, कितना यूथ इन्वॉल्व हो गया है। तो गेमिंग से बहुत सारी चीज़ें वो मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में असर हो गया। तो ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट में, पर्सपेक्टिव में, जिससे आप इंसान का माइंड या बिहेवियर स्टडी कर सकते हो। तो दीज आर माय डियर पर्सपेक्टिव्स। अब चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं
दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। देखिए अभी मैंने आपको कहा, सिंपली आपको कुछ डेट से याद रखने हैं इसमें और कुछ नहीं। देखिए, इट टुक ए लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट साइकोलॉजी इन इंडिया। द मॉडर्न एरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इज बिगन इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अभी मैंने कहा कि जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं ना बेटा, सबसे पहला सिलेबस जो है साइकोलॉजी का वो कहाँ पे डेवलप हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में, और कहाँ पे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। तो 1915 में सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और वो भी फिलॉसफी के डिपार्टमेंट में, पहला सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, वहीं से फिर साइकोलॉजिकल लैब को एस्टैब्लिश किया। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट डिपार्टमेंट। अब ये फर्स्ट डिपार्टमेंट कब स्टार्ट किया गया, 1938 में। द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल इंडियन साइकोलॉजी कौन था, डॉक्टर एस.एन. सेनगुप्ता। तो एन सेनगुप्ता वाज द पर्सन जिसने ये सारा काम किया था। ओके, अनदर साइकोलॉजिस्ट वाज प्रोफेसर जी बॉस, तो जिसने एस्टैब्लिश किया इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन 1922, और वो कहाँ पे, इसी मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। फिर जो अर्ली सेंटर्स ऑफ टीचिंग साइकोलॉजी कहाँ कहाँ पे थे इंडिया में, पहले था मैसूर में, फिर पटना में। तो आज देखेंगे ना, टुडे मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ ग्रोन ए स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन इंडिया विद लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग सेंटर्स। अब आप आज बहुत सारे टीचिंग सेंटर्स हैं, खाली 2 नहीं है, मोर देन 100 टीचिंग सेंटर्स हैं, मोर देन 100, जहाँ पे साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है। ठीक है। एंड अनदर पॉइंट, साइकोलॉजी इन इंडिया इज नाउ बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज, नॉट ओनली हैविंग साइकोलॉजिस्ट इज बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल प्रॉब्लम्स, दे आर एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल। तो इसका मतलब है खाली आपको यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी को पढ़ाने को नहीं मिलेगा, साइकोलॉजी अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में मिलती है, मेडिकल सेटअप में मिलता है, बच्चों के प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो इनफैक्ट इट हैज़ ब्रॉडनड इट्स एरिया। तो ये अब खाली स्कूल यानी आपको साइकोलॉजी खाली पढ़ाया नहीं जाता है, साइकोलॉजी को बहुत सारे जगहों पे अप्लाई भी किया जाता है। तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो ये है स्कोप ऑफ व्हाट, इंडियन, मतलब ये आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अब अगर आप स्कोप की बात करेंगे, स्कोप मैंने अभी आपको कहा, स्कोप का मतलब है, हम इसको ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी भी कहेंगे, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। देखो, अगर आप द साइंस ऑफ साइकोलॉजी में भी विवर्ड लाइक ए ग्रोइंग ट्री, एक दरख्त की तरह है, एक्सपैंडिंग इट इज न्यूमरस ब्रांचेस ऑल अराउंड, दीज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आर कॉल्ड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हम आपको बताएंगे, अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिलहाल बताएंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है। इसी तरह बेटा आपको स्टडी करना है एनवायरमेंटल हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, लाइफ स्पैन, सपोर्ट्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल, ह्यूमन एनिमल साइकोलॉजी। ठीक है। तो आप इनको पढ़ भी सकते हो। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, मैं इसको थोड़ा बहुत, देखो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वीडियो को पॉज करो और इन टर्म्स को एक्सप्लेन करो, या अगर आप लिखोगे भी तो वो भी बेटर रहेगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके, हो गए 3। फोर्थ वन इज सोशल साइकोलॉजी, फिफ्थ वन इज कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है। कल्चरल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, एंड देन यू हैव क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। ग्रेट। अनदर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी है। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से देखो। ठीक है। या एक एक टर्म है, ज़्यादा नहीं है। इसी तरह बेटा आपके पास है सपोर्ट साइकोलॉजी, नॉर्मल एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी। ठीक। अब जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, थीम्स ऑफ एप्लीकेशन, या अगर ये भी आप देख सकते हैं, देखो ये बिल्कुल सिंपल है, 4 पॉइंट्स में ये है। बेसिक थीम्स क्या है, साइकोलॉजी लाइक अदर साइंस, साइकोलॉजी के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिस तरह साइंस में होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो है बेसिकली इसमें 2 फैक्टर्स है,
पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तीसरा थीम आप देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ काज्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। इसी तरह ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड। ओके, अब देखिए ये वाला डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइकोलॉजी एंड इट इज़ रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन, जो अभी हम बात कर रहे थे। साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है बाकी सब्जेक्ट से, देखिए डायग्रामेटिकली हम आपको बताएंगे। साइकोलॉजी और एजुकेशन में रिलेशन है। साइकोलॉजी को हम एजुकेशन में मतलब यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजी को हम इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी इन म्यूज़िक, साइकोलॉजी इन लॉ, साइकोलॉजी इन फिलॉसफी, देन कंप्यूटर साइंस, देन मेडिसिन, देन इंजीनियरिंग, राइट। इसी तरह इन मास कम्युनिकेशन एंड सोशोलॉजी। तो इसका मतलब ये भी है कि हम ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजी को हम रिलेट कर सकते हैं फिलॉसफी के साथ, एजुकेशन के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, म्यूज़िक, लॉ, मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। तो ये डायग्राम जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायग्राम हमें ये बताती है कि हाउ साइकोलॉजी इज़ हैविंग अ रिलेशनशिप विद other disciplines. तो it has a multidisciplinary approach, multidisciplinary approach। तो यहाँ पे आप इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन आप खुद ही लिख सकते हो बेटा, ये वाला पोर्शन, ये इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी टेक हेल्प ऑफ अदर डिसिप्लिन्स विच लेड साइकोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट है जो एट वर्क है, साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, आप पहला देख सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है, काउंसलिंग, कम्युनिटी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशनल। देखिए इसकी डेफिनेशन आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल वल्ला बिल्कुल इजी है। देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी, देयर आर द पर्सन्स हु हैव स्पेशलाइजेशन इन हेल्पिंग क्लाइंट्स विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसी तरह काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, इसी तरह कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर होंगे, सोशल साइकोलॉजिस्ट, इसी तरह हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ओके। तो ये था बेटा यूनिट नंबर 1, इसी के साथ यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यूनिट नंबर 2 जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मतलब कि कौन कौन से मेथड्स आपको याद रखने हैं। देखो मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं। आपके पास इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो है, देखिए इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी, यही 4 आपके सिलेबस में है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी एंड इंटरव्यू। ये चारों के चारों वीडियोस अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यूट्यूब पे ऑब्जर्वेशन मेथड बाय शाहिद सर आपको मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय शाहिद सर ऐसे भी आपको मिलेगा, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पे ECC एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड को भी रखा है, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, इंटरव्यू, चारों के चारों मेथड्स वहाँ पे मैंने रखे हैं। तो बाय दिस 2 units are complete. तो इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग 1 more unit दैट इज सेंसेशन एंड परसेप्शन। और उसके बाद ना आपका और एक पॉइंट आपको याद रखना है, मेमोरी के बारे में आपको स्टडी करना है। तो इंशाल्लाह विदिन 2-3 days वो कवर हो जाएगा। कल और परसों में 2 क्लासेस दूंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा एज ए गेस, जो आपको जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आई होप बेटा आज की जो क्लास है बहुत अच्छी है, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।